नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और राज्यपाल राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, ये आप जानते ही हैं। तो सारे तथ्य आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। इस लेक्चर को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके पहले जो भी 61 लेक्चर हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटी इससे सरल भाषा में नहीं पढ़ सकते आप। ये बहुत ही सिंपल माध्यम है, इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी किताब को, किसी कोचिंग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान का भाग 5 तक आपने अच्छे से पढ़ लिया। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लिया है। संघ सरकार के बारे में है, अर्थात संघात्मक जो शासन है, केंद्र में जो व्यवस्था है वो आपने पढ़ लिया। अब भाग 6 में पढ़ेंगे हम राज्य शासन के बारे में, अर्थात राज्य के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक आप पढ़ेंगे। अर्थात इसमें पढ़ना क्या है कि राज्य की कार्यपालिका और राज्य की व्यवस्थापिका या राज्य की विधानमंडल और राज्य की न्यायालय, ये तीन चीज़ें केंद्र में भी आपने पढ़ा। केंद्र की कार्यपालिका में कौन थे? राष्ट्रपति और केंद्र की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब शामिल थे ना। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होंगे? राज्यपाल शामिल होंगे, जो राष्ट्रपति की जगह है। और यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद, वहाँ पे केंद्र के मंत्रिपरिषद, यहाँ राज्य के मंत्रिपरिषद। वहाँ प्रधानमंत्री थे तो यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। वहाँ महान्यायवादी और यहाँ राज्य के महाधिवक्ता। तो देखिए, तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। उसके बाद राज्य की विधानमंडल भी आप पढ़ेंगे। जैसे कि केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में विधानमंडल कौन है? संसद ही है हमारी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है और बाकी सब जगह केवल विधानसभा ही है, अर्थात एक ही सदन है। ये आगे जब डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद वहाँ केंद्र की न्यायपालिका हमारी सुप्रीम कोर्ट थी और राज्यों में न्यायपालिका, एक तो हाई कोर्ट पढ़ना है आपको और जो अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके बारे में भी पढ़ना है। तो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर सीरीज में मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। पहले तो ये आपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख राज्यपाल होते हैं। उसी प्रकार केंद्र में भी बताया था कि केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं @रवि यादव PCS लिख कर सर्च कर लीजिए, और पर्सनल ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो @करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च कर लीजिए। ठीक है, ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद बात शुरू करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आपको पढ़ाते जाएंगे हम। अब देखिए आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मतलब हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 153 में किया गया है। हालांकि 1956 का जो संविधान संशोधन था उसके तहत आर्टिकल 153 में एक और बात जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये हमारे मूल संविधान में बात नहीं थी, इसे 1956 में बोर्ड जोड़ा गया और 7वां संविधान संशोधन करने के बाद जोड़ा गया। अब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दिमाग में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या 5-6 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है? जी हाँ, अगर ये बना दिया जाए कि एक ही व्यक्ति को 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तब भी उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी कानूनी गलती नहीं है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसे संवैधानिक मान्यता दे रखी है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद ये याद रखिए कि एक परंपरा चलती आ रही है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता है जिस राज्य का वो रहने वाला होता है। मतलब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का या बिहार का या पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने प्रदेश में राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता।
ठीक है, ये परंपरा चलती आ रही है। हालांकि इसका एक बार उल्लंघन भी हुआ है। ठीक है, इसका उल्लंघन वेस्ट बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल के एक राज्यपाल थे और वो वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले थे, और वेस्ट बंगाल में ही उन्हें राज्यपाल बना दिया गया था। धर्मवीर है उनका नाम, कोई पूछता नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद याद रखिए कि योग्यता, राज्यपाल की योग्यता क्या है, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 दोनों में इसका प्रावधान किया गया है। सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्टिकल 157 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 157 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 158 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल किसी संसद के किसी भी सदन, संसद में लोकसभा या राज्यसभा, इसके अलावा राज्य की विधानमंडल के भी किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल बनते समय वो इन सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल बनने की तिथि से उसका वो पद रिक्त माना जाएगा। मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है जिसे राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिस दिन वो राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेगा, शपथ ले लेगा, उस दिन से उसकी लोकसभा की जो सीट है वो खाली मान ली जाएगी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा वो कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगर उसने राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया है उसके बाद वो कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि हमारे संविधान में ये कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि कौन कौन से लाभ के पद हैं। ये संसद को अधिकार दिया गया था कि वो निर्धारित करे कि कौन कौन से लाभ के पद होंगे। लेकिन हमारे संविधान में एक बात जरूर लिखी हुई है कि राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति का पद और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 158 में एक और बात लिखी हुई है कि राज्यपाल का जो वेतन है और भत्ता है उनको दिए जाने वाला, उसका निर्धारण केवल संसद को अधिकार दिया गया है करने का। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख इसमें किया गया है कि अगर वो पद पर रह रहे हैं तो पद पर रहते हुए उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जा सकती। मतलब राज्यपाल का जब कार्यकाल चल रहा है ना, तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर वेतन बढ़ाना चाहे तो वेतन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। इतनी बातें आप याद रखिए। उसके बाद बात आती है नियुक्ति। आखिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है। आर्टिकल 155 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है और ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे इतिहास की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसने राज्यपाल की नियुक्ति को प्रभावित करने की कोशिश की है। हालांकि वो प्रभावित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन इतिहास के बारे में भी मालूम होना चाहिए आप। 1983 की बात है, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? रणजीत सिंह सरकारिया। अब ये कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। इनसे पूछा गया क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 155 में संशोधन हमें करना चाहिए और इस बात को भी ऐड कर देना चाहिए कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श करना जरूरी है। हालांकि आज जो परंपरा चलती आ रही है, जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री से लगभग विचार विमर्श कर लिया जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। भले ही सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की थी, लेकिन इनकी सिफारिश को हमने संवैधानिक रूप से नहीं लिखा हुआ है। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ना लेना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसे संवैधानिक मान्यता मिली नहीं है। बस ये परंपरा चलती आ रही है। इस परंपरा के तौर पर इसे अपना लिया गया है कि राष्ट्रपति जब भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले लेते हैं।
अगर वो सलाह ना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया एम पुंछी की अध्यक्षता में। एम पुंछी भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इन्हें भी केंद्र और राज्य संबंधी के बीच संबंधों की जांच करने के लिए कहा गया और कांग्रेस की सरकार थी, आप जानते हैं 2007 में। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट ये दी और अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है ये सही नहीं है। इनकी नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है ना, उसी तरीके से कोलिजियम व्यवस्था अपनानी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति करते समय। इनसे पूछा गया कि कोलिजियम नियुक्ति मतलब कोलिजियम के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि कोलिजियम में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होंगे। और इन्होंने ये बताया कि इस कोलिजियम व्यवस्था के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। तो यही बात सुनते ही इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि आपको मालूम है उपराष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही कमेटी के अंदर उपराष्ट्रपति भी शामिल है और प्रधानमंत्री भी शामिल है, लेकिन उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री हो गए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस आयोग का जो भी सिफारिश था उसे स्वीकार नहीं किया गया। और फिलहाल आर्टिकल 155 में वही पुरानी बात लिखी हुई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, इतिहास में ये दो घटनाएं जो हुई थी, इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की थी आर्टिकल 155 में, लेकिन ये हो नहीं पाया। उसके बाद बात करते हैं शपथ की। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ आर्टिकल 159 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। इसके अलावा ये आपको तो याद ही होगा, राष्ट्रपति के चैप्टर में भी बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के प्रति निष्ठा या संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इसके अलावा लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल का जिक्र आर्टिकल 156 में किया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इतना लिखा हुआ है। लेकिन आमतौर पर आप जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर नहीं हटाया तो आमतौर पर ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और 5 वर्ष दोनों आ जाएं तो आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को ही चूज करना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जिसमें ये दोनों विकल्प आए। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर आ जाएं तो आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को ही वरीयता देंगे। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल को हटाया कैसा जाता है? देखिए, हमारे संविधान में किसी भी आर्टिकल में राज्यपाल को हटाने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। मगर व्यवहार में होता यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटा देते हैं और उनका ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा एक केस आपको याद होना चाहिए, 2010 का मामला है, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नई गवर्नमेंट केंद्र में आई है और वो धड़ाधड़ जो पुरानी गवर्नमेंट के हिसाब से राज्यपाल नियुक्त किए गए थे उनको हटाना शुरू कर दे। नहीं, राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था, लेकिन अपनाया नहीं गया है। और एक नोट लिख लीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला जो वेतन और भत्ता है उन राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड होगा, किस अनुपात में डिवाइड होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 158 में ये प्रावधान किया गया है। मतलब आप समझ में आया आपको कि नहीं? मान लीजिए एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया, अब वो दोनों राज्य उस राज्यपाल को मिलकर वेतन देंगे। अब कितना वेतन देंगे, किस अनुपात में वेतन देंगे, ये सारे प्रावधान, ये सारी चीज़ों का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, राज्यपाल की शक्तियों को
5 भागों में हमने बांटा है पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या होंगी, उसके बाद बात करेंगे व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां क्या होंगी। कार्यपालिका, उनकी कार्यपालिका के अंदर आपको मालूम है कौन कौन आते हैं, पहले ही बताया आपको। मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं और राज्यपाल खुद ही आते हैं। उसके अलावा और भी अधिकारी आते हैं। तो उनके संबंधित क्या शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, उन्हें आप कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ेंगे। और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां अर्थात राज्य की विधानमंडल के इर्द गिर्द जो शक्तियां उनकी घूमती हैं, वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर उनके पास क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या है, और न्यायिक शक्तियां उनके पास क्या है, जुडिशियल पावर उनके पास क्या है, और स्वविवेक शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वविवेक शक्तियां आप तुलनात्मक रूप से पढ़िए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, केंद्र में राष्ट्रपति और उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल। लेकिन अगर तुलना करेंगे तो जो स्वविवेक शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्तियां बहुत ही कम अर्थात नाम मात्र होती हैं। आप ये कह दें कि भले ही ये कह सकते हैं उनके पास ना के बराबर स्वविवेक शक्तियां होती हैं, जबकि राज्यपाल के पास बहुत अधिक स्वविवेक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं वो आगे डिटेल में हम देखेंगे। स्वविवेक शक्तियां आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसी शक्तियां जिन्हें यूज करने के लिए उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे। हालांकि चलिए हम शुरू करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होंगी जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। इसी प्रकार आपने राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पास केंद्रीय कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती है और जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यह है कि जैसे उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद के सहयोग से वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते ही हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में साफ तौर पर यह बताया गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी और इसके शीर्ष पर कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर, देखिए स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर बाकी जो अन्य शक्तियां हैं उनका यूज वो केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करेंगे। अर्थात स्वविवेक शक्तियों को अगर उन्हें प्रयोग करना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह की या परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वविवेक शक्तियों के अलावा जो शक्तियां हैं उनमें मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता है उन्हें। और ये भी याद रखिएगा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की चैप्टर में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद के परामर्श को भी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। तो आर्टिकल 163 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास स्वविवेक शक्तियां होती हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 164 में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन जब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बारी आती है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं, उनसे सिफारिश करते हैं, तब जाके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल जो मंत्रियों को और मुख्यमंत्री उन सबको शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 164 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको ये जरूरी है कि मंत्रिपरिषद में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति कंपलसरी करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये 4 राज्य ऐसे हैं, यहाँ के राज्यपालों को ये जरूरी कहा गया है, ये कंपलसरी है उनके लिए कि एक ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है।
छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दो शब्द बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 94वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़े गए हैं। इससे पहले बिहार शब्द था। छत्तीसगढ़ झारखंड की जगह केवल बिहार था। लेकिन आपको मालूम है बिहार से ही तो टूट के बने हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजाति जो समुदाय है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए उनके मंत्री की नियुक्ति की जाती है ताकि वो उनका प्रतिनिधि करें और या पक्ष रखें। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 166 भी आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में याद रखना है कि राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के केस में क्या था कि राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र की कार्यपालिका संबंधी कार्य होंगे। ठीक है। तो तुलना करके पढ़िए, आपको दोनों ही चीजें आसानी से याद हो जाएगी। बस आर्टिकल ध्यान से समझते रहिए। आर्टिकल 167 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य में किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है और वहां के जो विधायी विषयों पर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य भी है कि जो राज्यपाल के द्वारा जानकारी मांगी गई है वो जानकारी उन्हें दी जाए। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके वाइस चांसलर को नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्यपाल को है। जबकि केंद्र की जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके जो वाइस चांसलर हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। समझ पा रहे कि नहीं? इसके अलावा राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं अर्थात चांसलर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 165 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 165 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। जैसे केंद्र में महान्यायवादी आपने पढ़ा और उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। महान्यायवादी क्या करते हैं? केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील के रूप में वही होते हैं अगर कहा जाए। उसी प्रकार राज्य सरकार के लिए सबसे बड़े वकील महाधिवक्ता होते हैं। इनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। होप आप भूल नहीं रहे हैं पिछली बातें। आपको जो महान्यायवादी बताया गया था तो आर्टिकल 76 अच्छे से बताया गया था। उसी में ये बात लिखी हुई थी, राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे किसकी? महान्यायवादी की। उसके अलावा बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति अर्थात विधायी शक्तियां भी आप कह सकते हैं। इसमें साफ तौर पर आर्टिकल 168 में यह कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होते हैं। यही बात आर्टिकल 79 में आपने पढ़ी होगी संसद के चैप्टर में कि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ये बात आर्टिकल 79 में लिखी हुई है। और वही बात राज्य के लिए आर्टिकल 168 में लिखी हुई है कि जो राज्य की विधानमंडल है उसके भी 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। आगे विधान परिषद का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किन किन राज्यों में उपलब्ध है। सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 331 में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को भी यही अधिकार दिया गया है, लेकिन वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और किस सदन में? लोकसभा अर्थात निम्न सदन में। उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्यों की जो निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन होती है, उसमें एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत कर सकते हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में,
विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के सेवा के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से बिलोंग करते हों। और यही अधिकार आर्टिकल 80 में दिया गया था राष्ट्रपति को कि वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, और यहाँ कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। और वहां पे केवल 4 क्षेत्र से बिलोंग करते थे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। यहाँ पे सहकारी आंदोलन क्षेत्र भी जोड़ा गया है। इसके अलावा विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। उसी प्रकार संसद में भी था, संसद में अगर पारित हुआ है कोई विधेयक तो वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति साइन करेंगे। लेकिन आपने देखा था कि जब भी कोई विधेयक पारित हो जाता था संसद से, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता था, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते थे कि चाहे वो उसे साइन कर दें, या एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दें, या ना हाँ कहे ना कहे। ठीक है, उसी प्रकार जब भी कोई विधानमंडल से विधेयक पारित होता है और राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से, उनका उल्लेख आर्टिकल 200 में किया गया है। पहला तो स्वीकृति दे सकते हैं, अर्थात साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा यह है कि एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकते हैं कि उस पर फिर से विचार किया जाए। अगर दोबारा बिना संशोधन के फिर से राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल साइन करना ही पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा ना स्वीकृति देते हैं ना ही इनकार करते हैं, अर्थात पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 3 विकल्प तो राष्ट्रपति के समान ही हैं। और चौथा विकल्प यह है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं अगर उन्हें लगा कि जैसे किसी भी विधेयक को जिसे पास किया गया है राज्य विधानमंडल से, वो केंद्र की जो विषय है, केंद्र विषय है, जो जिसे आप कहते हैं संघ सूची का कोई विषय है जिस पर तो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को था और राज्य कानून बना रही है, तो इस संबंध में वो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेंगे, उसका उल्लेख आर्टिकल 201 में किया गया है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं कि चाहे वो उस विधेयक पर अनुमति दे या उस विधेयक पर अनुमति ना दे। ठीक है, आर्टिकल 201 ये था। उसके अलावा आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर सकने की शक्ति दी गई है, जबकि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकने की शक्ति दी गई है। देखिए, राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है। ठीक है, अध्यादेश मतलब समझ रहे क्या, अस्थायी कानून। जैसे संसद का अगर कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति क्या करते थे, अस्थायी कानून बना देते थे जिसे अध्यादेश कहा जाता है। वही बात राज्यों में भी लागू होती है कि अगर राज्य की विधानमंडल नहीं चल रही है, सत्र नहीं चल रहे हैं, तो अगर कोई कानून बनाने की परिस्थिति आ जाए तो कानून राज्यपाल के द्वारा बना दिया जाता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। आर्टिकल 213 में इनको शक्ति प्रदान की गई है। उसके अलावा राज्यपाल को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। देखिए, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं और जब पहली बैठक होती है उसमें कोई अध्यक्ष तो होते नहीं है उस सदन के, तो राज्यपाल क्या करते हैं, विधानसभा की पहली बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर को। वो क्या करते हैं, सभी सदस्यों को शपथ दिला देते हैं और जो सदन के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव करवाते हैं। ठीक है, यही लोकसभा में भी करते थे राष्ट्रपति। उसके अलावा आर्टिकल 174 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, अर्थात सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यही बात आर्टिकल 85 में कही गई थी राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं। मतलब संसद में जो सत्र होते हैं समय समय पर, आमतौर पर 3 सत्र होते हैं।
कौन कौन से? बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो वो जो शुरुआत करवाने का जिम्मा होता है राष्ट्रपति के पास होता है, वही प्रकार है राज्यपाल को, वही अधिकार राज्यपाल को भी है कि राज्यपाल भी विधानमंडल के सत्र आहूत करवाते हैं और उन सत्र की समाप्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है आखिरी दिन। और इसके अलावा विधानसभा को भंग करने की अगर बारी आती है, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगर सरकारों को ये लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं रह गया, तो वो तुरंत चले जाते हैं राज्यपाल के पास और कहते हैं विधानसभा भंग कर दीजिए। विधानसभा भंग हो जाती है, इसके बाद दूसरे चुनाव होते हैं, फिर से चुनाव होते हैं नए तरीके से। उसके बाद आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल को कभी भी संबोधित कर सकते हैं और विधानमंडल में संदेश भिजवा सकते हैं। यही अधिकार उनको, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 86 में दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 176 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ कि राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र को और हर वर्ष होने वाले जो प्रथम सत्र के पहले दिन अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। अर्थात कहा जाए जो बजट सत्र होता है, चाहे वो आम चुनाव के बाद वाला हो, चाहे वो हर साल जो बजट सत्र आता है उसके पहले दिन राज्यपाल अनिवार्य रूप से संबोधित करते ही करते हैं। ठीक है, अर्थात कहा जाए अभिभाषण देते हैं, मतलब सरकार की आगे क्या रणनीति होगी और सरकार ने पहले क्या काम किए हैं, क्या निर्णय लिए हैं, क्या उपलब्धियां हैं, उनको पढ़ के सुनाते हैं। और जो पढ़ के सुनाते हैं वो पूरा स्क्रिप्ट किसके द्वारा तैयार किया होता है आपको मालूम है? मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है। इसके अलावा व्यवस्थापिका शक्तियों में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 191। आर्टिकल 191 में सबसे पहले आप ये जानिए कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, वो किन आधारों पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, अर्थात वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। उन आधारों को आर्टिकल 191 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 192 में ये बताया गया है कि अगर विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य पाया जाता है, आर्टिकल 191 में जो भी कंडीशन दी गई है, जिन आधारों पर वो अयोग्य पाया जाता है, तो आर्टिकल 192 के हिसाब से राज्यपाल उनकी सदस्यता समाप्त करेंगे। तो आर्टिकल 191 और 192 को आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 191 में तो वो कंडीशन बताई गई है कि जिन आधारों पर उस सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 192 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल ही उनकी सदस्यता को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 191 में क्या आधार है। लाभ के पद लेने पर, अगर किसी भी सदस्य ने कोई लाभ का पद ले लिया, चाहे राज्य सरकार में चाहे केंद्र सरकार में, तो वो सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा, विधानमंडल की सदस्य बनने लायक नहीं रह जाएगा। अगर दिवालिया या मानसिक रूप से विकृत हो गया और फिर भी उसकी सदस्यता पर खतरा हो जाएगा, और भारत का अगर नागरिकता ही चली गई है उसकी, तब भी वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और दल बदल आधार पर अगर वो पकड़ा जाता है, अर्थात दल बदल कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, फिर भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, आपको बताया गया है। मतलब इसका मतलब समझ रहे क्या? किसी दूसरी पार्टी से कोई सदस्य आया है और उसने किसी और को समर्थन दे दिया हो, तो इन आधारों पर अगर वो पाया जाता है, ये चीटिंग करते हुए या उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन ये सदस्यता समाप्त करने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष को है, ना कि राज्यपाल को है। मतलब जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन के अध्यक्ष ही उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। और बाकी जो अभी आपको हमने शर्तें बताई कि लाभ का पद लेने पर, दिवालिया या मानसिक रूप से विकृत हो जाने पर, भारत की नागरिकता चले जाने पर, इन आधारों पर अगर कोई सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त की जाएगी। यह आर्टिकल 192 में लिखा हुआ है। लेकिन दल बदल आधार को छोड़कर, दल बदल आधार पर कोई भी अयोग्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार उसी सदन के अध्यक्ष को है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 191 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आपको तुरंत कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर आपने तो जब संसद पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 110 पढ़ाया था। हाँ, आर्टिकल 110 में
केंद्र की जो संसद है उसमें जो धन विधेयक लाए जाते हैं उनकी परिभाषा दी गई है, जबकि आर्टिकल 191 में राज्य की विधानमंडल में जो धन विधेयक लाए जाते हैं उनकी परिभाषा आर्टिकल 191 में की गई है। और दोनों की परिभाषा सेम ही है कि जो पैसों से संबंधित विधेयक होते हैं, धन से संबंधित विधेयक होते हैं, वो धन विधेयक हैं। जैसे टैक्स को कम करना या टैक्स को बढ़ाना या टैक्स लागू करना, इनसे संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो धन विधेयक ही कहलाते हैं। जिस प्रकार लोकसभा में आपने पढ़ा होगा कि धन विधेयक पर केवल लोकसभा को अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार नहीं था, और सबसे पहले लोकसभा में ही वो विधेयक लाया जाता है, लेकिन लोकसभा में भी लाने से पहले राष्ट्रपति से साइन करवा लिए जाते हैं। और लोकसभा में जब पास हो जाता है तब राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास 14 दिनों का समय होता है। 14 दिनों के बाद वो विधेयक अपने आप ही पारित हुआ माना जाता है। उसी अनुसार यहाँ भी यही होता है कि धन विधेयक पर केवल जो विधानसभा है उसी को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सबसे पहले राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल साइन करते हैं, फिर विधानसभा में जाता है। विधानसभा से अगर पारित हो जाता है, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद में भेजा जाएगा, अन्यथा विधान परिषद नहीं है तो वो पास हो ही जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में केंद्र की आकस्मिकता निधि अर्थात कंटीजेंसी फंड और राज्यों की आकस्मिकता निधि का भी जिक्र किया गया है। और केंद्र की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, बताया था आपको, और राज्यों की आकस्मिकता निधि है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। देखिए, अगर सरकार को पैसे चाहिए होंगे और सत्र नहीं चल रहा है तो धन विधेयक कैसे ला पाएंगे बताइए। जब बैठक ही नहीं हो रही है तो विधेयक कहाँ से लाएंगे। अब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेंगे बताइए। तो आकस्मिकता निधि होती है, वहां से वो पैसे निकाल लेते हैं, राज्य भी और केंद्र भी अपनी अपनी आकस्मिकता निधि से। और अगर सत्र चल रहे होते हैं तब पैसों की जरूरत पड़ती है तो संचित निधि से निकाल लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए ये खजाना है सरकारों का, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 में साफ तौर पर ये लिखा है जो बजट होता है वो विधानमंडल के सामने कौन रखवाता है, राज्यपाल ही रखवाते हैं। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। और वही केंद्र में भी ऐसे ही होता है, अर्थात संसद में भी यही होता है। इसके अलावा राज्यपाल ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी होती है उसके लिए हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करवाते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन करवाते हैं। हालांकि अभी ग्राम पंचायत आगे चलकर जब चैप्टर पढ़ेंगे और नगर पालिकाओं का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये संक्षिप्त रूप से आप पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यायिक शक्तियां आप पढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 161 सबसे पहले आता है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन वो मृत्युदंड पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो मृत्युदंड पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं सजा, मगर मृत्युदंड अगर किसी को दी गई है उसको माफ बिल्कुल तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के साथ परामर्श भी करना जरूरी होता है। ये आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है। लेकिन जब हाई कोर्ट का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो जो परंपरा अपनाई गई है वो अलग है, इससे वो आगे डिटेल में देखेंगे। जो आर्टिकल 217 में लिखा हुआ वो मैं आपको हूबहू बता रहा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति डिटेल में कैसे आप समझेंगे, किस प्रकार से की जाती है, वो हाई कोर्ट के ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 219, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको राज्यपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन व्यवहार में होता यह है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तो राज्यपाल शपथ दिला देते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करने के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के हाई कोर्ट के साथ विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल करते हैं, ऐसा आर्टिकल 233 में लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्टिकल 234 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन
हाई कोर्ट और जो राज्य की लोक सेवा आयोग है, जो यूपीपीसीएस जो है, उसके साथ विचार विमर्श करने के बाद। ठीक, अब बात करते हैं 100 विवेक शक्तियों के बारे में। 100 विवेक शक्तियों को हम पढ़ेंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे आसानी से समझने के लिए। सबसे पहला, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित 100 विवेक शक्तियाँ। 100 विवेक शक्तियाँ क्या है? जिनका इस्तेमाल वो अपने विवेक से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह की उनको जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले संविधान में जो लिखित है, किन किन आर्टिकलों में जो उनको 100 विवेक शक्तियाँ दी गई हैं, उनको जो पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगी? संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित 100 विवेक शक्तियाँ। इसके अलावा देश में ऐसी परिस्थिति अर्थात राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ पे इनको 100 विवेक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो परिस्थिति जनक 100 विवेक शक्तियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान में स्पष्ट रूप से जो लिखित है। सबसे पहले आर्टिकल 200 अभी आपने पढ़ा, उसमें राज्यपाल को क्या दिया गया था? कुछ अधिकार दिए गए थे कि जब भी कोई विधानमंडल से विधेयक पारित होकर आता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं। उनमें से जो पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेजना सदन में और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, वो इनकी 100 विवेक शक्तियों में ही आता है। वो इनके विवेक पर ही निर्भर करता है कि किन विधेयकों के साथ ऐसा वो कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 371 आप पढ़ेंगे आगे चलकर, जब भाग 22 पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 371 ए से लेकर आर्टिकल 371 आई तक किया गया है। जैसे नागालैंड राज्य, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको भी कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए, मतलब अगर राज्य की जो सरकार है वो अपना शासन संवैधानिक रूप से नहीं चला रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को तुरंत सिफारिश करते हैं कि वहाँ पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ये आर्टिकल 356 में कहा गया है। हालांकि जब आप इमरजेंसी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये फिर से आएगा, फिर से डिटेल में सब देखेंगे। उसके बाद आती हैं परिस्थिति जनक 100 विवेक शक्तियाँ। ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न हो जाए कि इन्हें अपने विवेक का यूज करना पड़े। पहली परिस्थिति ये है, अगर राज्यपाल को ये प्रतीत हो जाए कि सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं रह गया है, तो वो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए विधानसभा में कोई सरकार तो है राज्य में, और वो सरकार गठबंधन की सरकार है, और किसी पार्टी ने अपना समर्थन खींच लिया है और राज्यपाल को ये लग गया है कि उस सरकार के पास अब बहुमत नहीं रह गया है विधानसभा के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उस सरकार को कहते हैं कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो होता क्या है, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा यदि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। मतलब आप समझ पा रहे कि नहीं? विधानसभा के अंदर सरकार के विरुद्ध अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव उस सदन में पास भी हो गया, 50% बहुमत से पास होगा, अगर वो पास हो गया उसके बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है, अर्थात सरकार त्यागपत्र नहीं दे रही है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। उनको इतनी शक्ति है। ठीक है, ये परिस्थितियां जो जनक 100 विवेक शक्तियां उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि विधानसभा के चुनाव में, देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता है और हमारे इतिहास में इतनी कंट्रोवर्सी इस शक्ति को लेकर हुई है, कहने वाली बात नहीं। मैं वो भी बताऊंगा आपको, इतिहास भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी हुई है। यदि विधानसभा का चुनाव में किसी भी दल को पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिलता है, अर्थात पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, अपने विवेक का यूज करते हैं और किसी भी दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर परंपरा यही चलती आ रही है कि जो राज्यपाल होते हैं वो सबसे बड़े दल को, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, उसी को आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए।
आमंत्रित करने के बाद उस दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं और उसको कुछ समय दे देते हैं कि वो बहुमत सिद्ध करें। उस पार्टी को कुछ समय दे देते हैं कि वो बहुमत सिद्ध करें। अगर वो उस समय के अंदर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसा हुआ है। राजस्थान की बात है 1967 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद और कांग्रेस पार्टी थी और एक महागठबंधन पार्टी थी। कुछ पार्टियों को मिलाकर बनाया गया था और जो महागठबंधन पार्टी थी उनका नाम था संयुक्त मोर्चा। उनको कांग्रेस की अपेक्षा अधिक सीटें थी, लेकिन संपूर्णानंद ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। तो इतिहास में ये देखा गया है ना कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने बहुत बार अपनी इस स्वविवेक शक्ति का दुरुपयोग किया है। अभी हाल ही की बात है वो 2018 की, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद ही होगा। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, सबसे बड़ा दल बीजेपी था। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी और जनता दल को केवल 37 सीटें मिली थी। और जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आने के तुरंत बाद कांग्रेस और जनता दल अर्थात जेडी उन्होंने गठबंधन करने की घोषणा कर दी, ऑफिशियली घोषणा कर दी कि गठबंधन वो बनाएंगे। अब दोनों को मिलाकर उनके पास बहुमत हो गया था और उन्होंने ये भी तय कर दिया था कि कुमार स्वामी जो कि जनता दल से बिलोंग करते थे उनको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पास 78 सीटें थी और जनता दल के पास केवल 37, लगभग आधी थी, लेकिन फिर भी कुमार स्वामी जो कि जनता दल से बिलोंग करते थे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तैयार हो गए। तो क्या था, अब कायदे से देखा जाए कि उस समय जो राज्यपाल थे वजुभाई वाला, उनको तो जो सरकार बनाने के सक्षम है जनता दल और कांग्रेस को ही बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को आमंत्रित कर दिया। उन्होंने ये हवाला दिया कि बीजेपी जो सरकार है उन्होंने ये हवाला दिया जो बीजेपी पार्टी है इसके पास ज्यादा सीटें हैं, इसलिए उनको बुलाया गया और बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और बीजेपी को 15 दिन का समय दे दिया गया और बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें कहा गया। लेकिन अगले ही दिन जो कांग्रेस की और जो जनता दल पार्टी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो राज्यपाल ने निर्णय दिया है वो उनका स्वविवेक शक्ति है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का समय दिया था ना उसको घटा के 24 घंटे कर दिया गया। कहा कि 24 घंटे के अंदर बीजेपी को बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो राज्यपाल का चैप्टर होता है समाप्त। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।